डीडी यूपी देखने वाले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्ते यूपी में, जिसको लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी दोस्त दिव्या। दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम में लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारी इतिहास के पन्नों से जुड़ी हुई, कुछ ऐसे मुद्दे जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं और साथ ही कुछ ऐसे सदाबहार नगमे जो आपके दिलों के होते हैं बेहद करीब। तो आइए आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का आज के चिंतन से। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन अच्छे व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करनी चाहिए। ये तो था आज का चिंतन, और इसके साथ अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, यानी जानते हैं कुछ खास बातें जो आज के दिन को खास बनाती है हमारे इतिहास से। तो जानते हैं आज क्या है खास। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। ब्रिटेन की महारानी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 साल तक की छूट दी थी, जिसमें धीमे धीमे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमा लिया और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का विलय हो गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें 1802 में, तो मराठा शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में आए। बस ये संधि के अतिरिक्त उन्हें भारत के साथ ही साथ अंग्रेजों के आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ा। इसके साथ ही अगर हम बात करें 1866 में, तो बिहार के मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण वल्लभ सहाय का जन्म हुआ था। पटना के शेखपुरा में उनका जन्म हुआ था। मुंशी प्रसाद जी के ये ज्येष्ठ पुत्र थे। इसके साथ ही इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और अपने जीवन को देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। इसके साथ ही हमारे जितने व्यूअर्स आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, उन्हें पूरे डीडीयूपी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये तो कुछ खास बातें थी जो हमारे आज इतिहास से जुड़ी हुई थी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेगमेंट की ओर और बात करते हैं मुद्दा आज का। साइबर क्राइम और युवा पीढ़ी, ये है हमारा मुद्दा आज का। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपके कोई सवाल हैं साइबर क्राइम से जुड़े हुए, तो आप हमसे जान सकते हैं, हम पे फोन इन से हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे फोन इन नंबर्स आप नोट कर सकते हैं: 0522 2288 698, 0522 ये है हमारे टोल फ्री नंबर। और दोस्तों, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम देश के किसी भी कोने में दूसरे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही खास बात इंटरनेट की ये है कि हम कोई भी जानकारी मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिस रफ्तार से इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, इसके साथ ही जो इससे जुड़े अपराध है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें हम साइबर क्राइम कहते हैं।
तो क्या है साइबर क्राइम और इसमें हमारे युवा पीढ़ी की भागीदारी कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूदा हमारे एक्सपर्ट ओम प्रकाश जी, आप आईपी डायरेक्टर हैं, और इसके साथ ही स्थानीय संपादक नवभारत टाइम्स से सुधीर मिश्रा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले ओम प्रकाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि साइबर क्राइम क्या है। देखिए, साइबर क्राइम एक अपराध की कैटेगरी है। जैसे हम जानते हैं कि भारत के संविधान या भारत के क्रिमिनल एक्ट की वजह से जो अपराध हैं, जो दंडनीय अपराध हैं, तो वो क्राइम की परिभाषा में आते हैं जी। साइबर क्राइम वो अपराध हैं, वो कैटेगरी है अपराध की जो कि साइबर के जरिए किए जाते हैं। जैसे आपने बताया, इंटरनेट के जरिए या फिर किसी कंप्यूटर या कोई और डिजिटल मीडिया या मोबाइल फ़ोन के जरिए कोई भी अपराध किया गया हो, तो वो साइबर क्राइम के क्षेत्र में या साइबर क्राइम के कैटेगरी में आता है जी। तो ये और ये साइबर क्राइम होता कैसे है सुधीर मिश्रा जी? देखिए, हमारे पास जिस तरह की अखबारों में शिकायतें आती हैं या हम साइबर थानों की जो रिपोर्ट्स हैं उनको देखते हैं, तो बहुत तरह तरह से साइबर अपराध हो रहे हैं। जैसे कि आजकल लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं जी। तो वहाँ पर उसमें छेड़छाड़ करके लोगों के पासवर्ड जान लिए जाते हैं और लोगों का पैसा निकाल लिया जाता है। इसी तरीके से बच्चियां हैं, लड़के हैं, फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल बनाए हुए हैं। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लड़कियों का चेहरा हटाकर उनके साथ मिक्स मैच करके कुछ आपत्तिजनक फोटोएं बना के ब्लैकमेलिंग करी जाती है। ये भी होता है। लोगों के कंप्यूटर और डेटा हैक कर लिए जाते हैं और उस जानकारी का इस्तेमाल अपने हितों में किया जाता है। ये भी अपराध है। और मतलब कई तरह के आर्थिक अपराध तो इसके जरिए हो रहे हैं। जहां तकनीकी या टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत मददगार है, वहीं इसका इस्तेमाल तरह तरह के अपराधों को करने में भी किया जा रहा है। और ख़ासतौर से बच्चों के लिए और युवाओं के लिए कई बार बड़ी चिंताजनक स्थिति आ जाती है, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते कि वो किस रैकेट में जा रहे हैं, किसके शिकार बनने जा रहे हैं। क्योंकि साइबर दुनिया में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अपराधी हैं, वो दिखते नहीं हैं जी। कहीं नाइजीरिया से बैठ के क्राइम हो रहा है, कहीं कीनिया से बैठ कर हो रहा है, दूसरे देशों से हो रहा है, और लोग यहाँ शिकार बनते हैं। ओके, मेरा अगला सवाल ओम प्रकाश जी यही था। जैसे हर सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारा फायदा भी है कि हम इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। तो ये बातें तो हम करते रहेंगे ओम प्रकाश जी, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर भी हमसे जुड़ चुके हैं। अच्छा, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंदन जी, मैं बाराबंकी गाँव बरौली बोल रहा हूँ जी। नमस्ते। मैं ये चाहता हूँ, ये जो साइबर क्राइम होता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता है, तो वो इसे किस प्रकार से जो बैंक में हमारे चालू खाते होते जी। ओम प्रकाश जी बताइए। नहीं, एक बार क्वेश्चन इनका जरा सा जवाब। वो कह रहे हैं कि जैसे लोग नहीं जान पाते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, तो वो किस तरीके से बच सकते हैं इन सारी चीज़ों से? देखिए, लॉ के या विधि के तहत ये बात जान लें हम सब कि जैसे हमें कहा गया है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट द एक्सक्यूज ऑफ लॉ। मतलब अगर आप लॉ नहीं जानते हैं तो आप ये एक्सक्यूज कहीं दे नहीं सकते कि भाई साहब हम लॉ तो ये जानते नहीं थे, या मैं पढ़ा लिखा नहीं था, तो हम कभी भी कोर्ट में कभी ये कहीं पर भी ये एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे। तो सबसे बेस्ट ये है, और आज का जैसे आपने प्रोग्राम रखा है, तो सबसे बेस्ट ये है कि हम जितनी जानकारी जितनी अच्छे से जान लें तो वो बेहतर होगा। अब जैसे साइबर क्राइम है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, और ये टेक्नोलॉजीज़ जो है आमतौर पे जैसे छोटे गांव या छोटे शहरों से लोग हैं वो नहीं जान पाते हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम है तो उसको अटेंड कर सकते हैं। और कई बार जैसे अखबारों में भी साइबर क्राइम का कुछ निकलता है तो उससे जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अब जैसे मोबाइल फ़ोन हो गए आपके, तो मोबाइल फ़ोन तो हर जगह, और इंटरनेट भी अब हर शहरों में आ रहा है ना। तो उसकी जानकारी लेने से तो हमें ये पता चलेगा कि कैसे हम उसको क्राइम से हम अपने आप को रोक सकते हैं। एक मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे पासवर्ड होता है ना। अब पहले क्या क्या रहता था कि हम पत्र भेजते थे, उसका इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड वगैरह। अब सब लोग जो है ईमेल भेजते हैं, तो ईमेल का अकाउंट रहता है हर जगह, तो काफ़ी लोग हम लोग ईमेल यूज़ करते हैं, उसका पासवर्ड हम रखते हैं। तो पासवर्ड हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या सिक्योर रख लें। तो मेन बात तो ये है कि आपको जितनी जानकारी हासिल हो सकती है, जैसे आप कोई यूज़ कर रहे हैं, कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके
वो क्या कर सकता है मोबाइल फ़ोन या अभी कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, इंटरनेट की हमें जानकारी है तो इंटरनेट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जानकारी इस जो मेन थिंग है वो जानकारी हासिल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सुधीर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं तो उन तक हम कितनी ज़्यादा जागरूकता फैला सकते हैं साइबर क्राइम को लेकर, या किस तरह उन्हें अपना डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आधे से ज़्यादा कह सकते हैं जनसंख्या और आबादी के लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी है कि आप वही इस्तेमाल करें जिनकी जानकारी आपको हो। अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसे लॉक करने का सिस्टम हमें मालूम होना चाहिए। मोबाइल बहुत व्यक्तिगत चीज़ है, उसको खुद ही इस्तेमाल करें। कई बार देखा गया है कि दोस्ती यारी में लोग शेयर करते हैं अपने पासवर्ड्स। पासवर्ड कतई शेयर ना करें। क्या होता है कि रिश्ते कभी बिगड़ जाते हैं, तो वो जो पासवर्ड होता है वो फिर हथियार बन जाता है। आपका अपना जो पासवर्ड था, जो आपने बड़ा भावनाओं में आकर लोगों से शेयर किया था, वही आपके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल होता है और आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका ईमेल, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल या आपका मोबाइल, किसी का भी मिसयूज़ किया जा सकता है। और अगर बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की, तो उन्हें मालूम होना चाहिए, अगर वो एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो बैंक में जो पैसे का आदान प्रदान है उसमें किसी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस कार्ड को किसी के साथ शेयर ना करें। लोग लापरवाही करते हैं, अपना कार्ड दूसरों को दे देते हैं, पिन बताते हैं। तो अगर ये चीज़ें नहीं करें तो सावधानी से करें, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये कि अगर कोई अपराध करने पे ही तुल गया है आपके साथ कि उसको क्राइम करना है, तो बड़ा मुश्किल है, वो चाहे ग्रामीण हो या शहरी व्यक्ति हो। और अभी कल की ही खबर है, अमेरिका में 3-4 बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी वेबसाइट हैक कर ली गई और उनका प्रिंटिंग ठप कर दिया गया, और वहाँ गवर्नमेंट को अब इन्वॉल्व होना पड़ रहा है कि कैसे ये हुआ। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, लेकिन अगर बेसिक सावधानियां हम बरतते हैं, जो बताई जाती हैं, जब हम कोई चीज़ नई चीज़ लेते हैं और उसके साथ जो सावधानियां बताई जाती हैं, अगर हम उनका ध्यान रखें तो हम बहुत हद तक बच सकते हैं। ओम प्रकाश जी, जैसे कि अभी सुधीर जी ने बात की साइबर हैकिंग, और ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, तो क्या है साइबर हैकिंग? साइबर हैकिंग क्या है कि जैसे अनऑथराइज एक्सेस कोई हासिल करता है, कोई अटैकर या हैकर, तो जैसे आपका ईमेल अकाउंट है या बैंक अकाउंट है, तो उसको अनऑथराइज या अनाधिकृत एक्सेस करता है, तो उसको हैकिंग कहते हैं। और वो कई तरीके से, कई प्रकार से हो सकती है। जैसे आपको कोई जो है कंप्यूटर पे आपका पासवर्ड जानने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जिससे पासवर्ड आपका जान लिया और आपके जो कंप्यूटर पे लॉगिन करके आपका डेटा ले लिया, तो एक तरह की ये हैकिंग है। जैसे एटीएम कार्ड हो गया या आपके जो बैंक अकाउंट है उसको अगर लॉगिन करके एक्सेस कर लिया, तो वो भी एक तरह की हैकिंग है। या फिर जैसे आप स्टैंड अलोन कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो उसको किसी ने एक्सेस कर लिया या इंटरनेट के ज़रिए या किसी ऑफिस में ही लॉगिन कर लिया, तो दैट इज़ वो भी एक तरह की, एक प्रकार की हैकिंग है। तो विभिन्न प्रकार की ये हैकिंग होती हैं। जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि युवाओं की अगर हम खासकर बात करें तो सोशल मीडिया की तरफ उनका रुझान बढ़ता जा रहा है, कुछ खास वजह है इसके लिए? देखिए, सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है अच्छी अच्छी बातों को शेयर करने के लिए, एक दूसरे से जुड़ने के लिए। आज दुनिया में दूर दूर बैठे हुए लोग वो लाइव बात करते हैं, एक दूसरे से वीडियो चैट करते हैं, उनके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, जानकारियां शेयर करते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है नया वो सब पता चलता है हमको। मैं भी सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया को यूज़ करते समय हमें अपना जो विवेक है और जो बुद्धि है, हमेशा उसको खुला रखना चाहिए। जैसे अगर अभी हम बात करें व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप को मजबूर होकर बड़ा लगातार प्रचार करना पड़ रहा है कि उस पर गलत बातें फैलाई जा रही हैं, उस पर झूठ फैलाया जा रहा है, उस पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उस पर दुष्प्रचार हो रहा है। और झूठ मतलब पॉलिटिकल लोगों ने कंपनियां हायर कर रखी हैं, हर पार्टी के लोगों ने, और वो अमेरिका में बैठे हुए लोग हैं जो हमारे माइंडसेट को अध्ययन करते हैं, हमारी सोच का अध्ययन करते हैं, और हमारी सोच के हिसाब से वो उसमें मैसेजेस फ्लोट करते हैं जो कि झूठ होते हैं और लोगों को भड़काते हैं। कहीं दंगा कराने की साजिश होती है, कहीं क्राइम कराने का पूरी कोशिश होती है, कई जगह होता है व्हाट्सएप से अफवाहें फैल जाती हैं। तो ये बहुत खतरनाक है और इसको नज़र रखनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी मैसेज आए, कोई भी संदेश आए, लोगों को बहुत सावधान होकर पढ़ना चाहिए और कभी भी बढ़ाना नहीं चाहिए उसको। अगर कोई चौंका देने वाली जानकारी है, डरा देने वाली जानकारी है, तो हो सकता है वो गलत हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी जो सर्वे हो रहे हैं, जो सर्वेक्षण आ रहे हैं,
उसमें युवा तो कम हो रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं जी। जो 60 साल के ऊपर हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, जो बैठे हुए हैं घरों में और जिनके पास ज़्यादा काम नहीं है, वो लोग व्हाट्सएप मैसेजेस को और इस तरह की झूठ जानकारियों को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। तो ये सबको सोचना होगा कि वो जो भावुक कविताएं और भावुक बातें आ रही हैं उसमें कितना सच है। जी, वाकई आखिर में हमारा विवेक ही काम करता है, जिससे हमें अपने जो फैसले होते हैं जिंदगी के वो लेने पड़ते हैं। और सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा है युवाओं पर, तो वो किस तरह उन्हें साइबर क्राइम की ओर लेकर जा रहा है? जैसे मैंने बताया या उसमें बताया कि हमें जानकारी जो है हासिल करनी चाहिए। तो जो सोशल मीडिया है, डिफरेंट टाइप का सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, और मैं एक बात और साथ में ऐड करना चाहूँगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 है, तो उसके तहत कई सारे साइबर क्राइम उसके क्षेत्र में आते हैं। तो जैसे सोशल मीडिया में कोई मैसेज फॉरवर्ड कर, नेगेटिव मैसेजेस या हेट स्पीच या किसी के खिलाफ कुछ ऐसा छापते हैं या फॉरवर्ड करते हैं, तो ये एक नकारात्मक प्रचार है, ये नेगेटिव आपका ये है। तो इससे युवा पीढ़ी को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कई सारे इंडियन पेनल कोड में या क्रिमिनोलॉजी में कई सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो कि उसके परव्यू में आते हैं, उसके क्षेत्र में आते हैं। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ कि किसी के लिए कुछ हेट स्पीच या कहीं फॉरवर्ड कर दी या किसी ने छाप दी, तो जो इंडियन पेनल कोड आईपीसी है, जैसे आईपीसी 504 है एक्ट, तो किसी के खिलाफ आपने किसी ने कुछ लिख दिया, तो आईपीसी के तहत आता है और उसमें 1 साल से 3 साल तक की सज़ा मुकर्रर की गई है। तो अलर्ट रहना या जानकारी हासिल करना सबसे अहम है। कि नेगेटिव बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, और जैसे उन्होंने बोला कि भावुक होके कुछ फॉरवर्ड कर दिया, तो इस चीज़ से बहुत ही अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। जी। और बहुत सारे साइबर क्राइम ऐसे हैं कि कुछ गलत हिसाब से कुछ फ़ोटो जो है छाप दी किसी ने, जी जी जी। तो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 67 के हिसाब से, सेक्शन 67 के हिसाब से वो भी एक दंडनीय अपराध है। ठीक। तो इससे बहुत ही कंट्रोल में रहना चाहिए और इस तरह के कोई मैसेज में ना पड़े, और साइबर जो आपकी सोशल मीडिया है वहीं आप यूज़ करें जहां आपका उसको सही उपयोग हो। बाकी अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सुधीर मिश्र जी, मैं आपसे जानना चाहेंगे, जो सर्वे आप लोग कराते हैं तो उसमें अब युवाओं की भागीदारी इसमें कितनी ज़्यादा बढ़ी है? युवा मेरे ख्याल से चाहे शहरी क्षेत्र का हो चाहे ग्रामीण हो, ज़्यादातर युवा इस समय सोशल मीडिया से और डिजिटल मीडिया से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं। गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच चुका है। तो आप देख ही रहे होंगे कि काफ़ी वीडियोस आ रहे हैं जिसमें गांव की लड़कियां या लड़के गाना गा रहे हैं या डांस कर रहे हैं, और वो भी अपने को, अपनी कला और अपना चीज़ों को दिखाना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा ज़रिया भी है। लोग रेसिपीज शेयर करते हैं, खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, गाने गाते हैं, डांस के वीडियोस आते हैं, कुछ लोग अच्छी जानकारियां शेयर करते हैं, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर रहे हैं तो वो बताते हैं। बहुत अच्छा है अगर सोशल मीडिया को पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जाए, तो उसमें सोशल मीडिया को या किसी भी डिजिटल फॉर्म को अगर बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोग, मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, क्लब वो कोचिंग नहीं जा रहे हैं, वो ट्यूटर के पास नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अभी बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ घरों में, देखता हूँ कई बच्चे जो है मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, लेकिन युवाओं को ध्यान रखना चाहिए कि वो इसका पॉजिटिव इस्तेमाल ही करें। जितनी निगेटिविटी वो इसमें करते हैं, कई बार लगता है कि उन्हें पता नहीं चल पा रहा है। कई बार वो ऐसे फोटोज़ करते हैं, ऐसे अपने वीडियोस बनाते हैं जो उन्हें लगता है सिर्फ वही देख पाएंगे, लेकिन वो बाद में उनके जीवन में, सिर्फ बच्चे ही नहीं, मैं शादीशुदा लोगों की भी बात कर रहा हूँ, ये मोबाइल फ़ोन होते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं और इसमें बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें अपनी रखते हैं, बाद में ये ख़राब हो जाता है और हम इसको किसी मोबाइल की दुकान में बेच आते हैं, तो और अब डिलीट भी कर देते हैं कि सारी चीज़ें हमने डिलीट कर दी हैं, लेकिन इसमें ऐसी मेमोरीज होती हैं जो वो चीज़ें फिर से दोबारा निकाली जाती हैं, और कई गिरोह ऐसे बैठे हुए हैं जो उसमें से यही चीज़ें निकालने के लिए बैठे हैं कि वो आपकी जो पर्सनल और व्यक्तिगत चीज़ें थीं उन्हें निकाल कर और उनकी वीडियो फिल्म बनाकर उसको मार्केट में बेचे। इसका बहुत बड़ा बाजार है और ये अपराध है, लेकिन ये आपकी गलती से होता है।
तो बस हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक पॉजिटिव वे में हर चीज़ को ले और उसका जितना ज़्यादा हम फ़ायदा उठा सकते हैं हमें उठाना चाहिए। और दोस्तों, हमारे जो मुद्दा है आज का, उस पर हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सारे शहर में आप सा कोई नहीं